नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पटना से एक खबर है जहां पर पीएफआई से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पर्दाफाश हुआ है। और पीएफआई ने भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश रची थी। आरोपियों से कई दस्तावेज भी यहां पर बरामद हुए हैं जिसमें पीएफआई की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में पीएफआई के तार आखिर कहां तक जा रहे हैं, नित नए खुलासे चौंका देते हैं। इसमें बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आरोपियों से जब पूछताछ की गई है तो कई राज उन्होंने उगले हैं। तो बिहार के पटना में पीएफआई से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और पीएफआई ने भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश रची थी। आरोपियों से बरामद दस्तावेज के मुताबिक पीएफआई 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन लाना चाहती थी और इसके लिए 10% मुस्लिमों को साथ जोड़ने का प्लान तैयार किया गया था। केंद्र को मुस्लिम विरोधी दिखाने की साजिश तैयार की जा रही थी और अल्पसंख्यक समुदाय के दिल में डर पैदा करने की प्लानिंग की गई थी। इसी के साथ हिंसक प्रदर्शन कर एक खास समुदाय को डराने की योजना भी तैयार की गई है और साथ ही लोगों को हथियार और तलवार चलाने का प्लान भी यहां पर तैयार किया गया था। और इसी के साथ एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, पीएफआई मामले में एटीएस ने अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। और पुलिस और एटीएस ने अब तक अतहर परवेज, जलालुद्दीन, अरमान मलिक, अरगूब अहमद दानिश को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का इस पूरे मामले में दावा है कि दानिश ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ है और उसका सक्रिय सदस्य भी है। और गजवाए हिंद ग्रुप में अगले साल से यानी 2023 से डायरेक्ट जिहाद चढ़ने की बात भी यहां पर की गई थी। इस चैट में यह भी कहा गया कि खिलाफत का ऐलान यहां के इंडियन मुस्लिम ही करेंगे। इस वाले मामले में 1 गिरफ्तारी हुई है और कल वाले मामले में 3 गिरफ्तारी है। इसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल लिंक्स भी हों और होंगे भी, क्योंकि इसमें जो ग्रुप के सदस्य हैं बांग्लादेश के भी हैं, यमन के भी हैं और अन्य देशों के भी हैं। तो इसलिए हम लोग जो मनी ट्रेल का और मनी लिंक्स का जो है उसके लिए हम लोग अलग से अनुसंधान करने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय को अनुरोध करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएफआई मामले में गिरफ्तार किए गए मरगूब अहमद दानिश का पाकिस्तान कनेक्शन आखिर क्या है। तो गिरफ्तार दानिश गजवाए हिंद का सक्रिय सदस्य है जो साल 2016 से गजवाए हिंद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा रहा है। इसी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान के फैजान से लगातार वो संपर्क में था। और इसी के साथ साथ फैजान कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अहम सदस्य भी है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं, साल 2017 से 2019 तक कश्मीर में गजवाए हिंद का कमांडर मूसा हुआ करता था। भाई अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में मूसा के मारे जाने पर दानिश कई महीनों तक गजवाए हिंद का कमांडर रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पीएफआई के तार मधुबनी तक से जुड़ रहे हैं। वहीं 2016 में पहली बार पीएफआई के सदस्य तौसीफ को पुलिस ने यहां गिरफ्तार भी किया था। तौसीफ पर भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने का लगातार आरोप लगता रहा था। तो पीएफआई के खिलाफ लगातार जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और अब आपको बताते हैं पीएफआई का मधुबनी कनेक्शन आखिर क्या है। तो साल 2016 में पीएफआई सदस्य तौसीफ की गिरफ्तारी होती है। वहीं बिहार के मधुबनी से जांच एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया था। इसी के साथ में तौसीफ पर भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का आरोप लगता है। और साल 2016 की अगर बात की जाए तो 2016 में तौसीफ पीएफआई का बड़ा चेहरा था। तौसीफ फुलवारी शरीफ में पीएफआई के कैंप में महीनों तक पहले काम करता रहा है और साथ साथ फिलहाल तौसीफ जमानत पर जेल से बाहर है। तौसीफ मधुबनी जिले के मकिया गांव का रहने वाला है। उसकी हिस्ट्री भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी सफलता लगातार पीएफआई को मिल रही है। वहीं अजमेर पुलिस गौहर की गिरफ्तारी के बाद अब तक उसका मोबाइल जब्त नहीं कर पाई है। पुलिस अब गौहर के मोबाइल की तलाश में है, जिससे उसके पाकिस्तान कनेक्शन और उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों से कनेक्शन को भी खंगाला जा सके। और साथ साथ गौहर पर यह भी शक है कि वो अजमेर से स्लीपर सेल एक्टिव करने की कोशिश भी कर रहा था और आशंका है कि गौहर ने अपना मोबाइल कहीं छिपा दिया है या फिर कहीं फेंक दिया है। फिलहाल गौहर से पुलिस उसके मोबाइल के बारे में पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। और अशोक गहलोत ने यह आरोप लगाया है कि जब आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो रहे थे तब बीजेपी के नेताओं ने थाने में फोन भी किए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गुलाब चंद कटारिया के साथ आरोपियों की तस्वीर भी सामने आई है। कोई माफी वाली बात ही नहीं है, ऐसा अपराध था, पर जो हुआ उसके बाद में सरकार जो कर सकती थी उसमें कमी नहीं रखी। कटारिया जी कह रहे हैं कि आप जो नाम ले रहे हैं कि भाजपा के लोगों को छोड़ने की कोशिश की, वो गलत है, बेबुनियाद है। वो तो सारे फोटोग्राफ जो है वो तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ में, कटारिया जी खुद के साथ में, मुख्य अध्यक्ष के और जो अध्यक्ष उनके फोटो हैं, और साथ में जो भी खबर आ रही थी कि जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा था तो फ़ोन करने वाले भी बीजेपी नेता ही कोई थे। और उसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात सरकार की गठित एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात सरकार को गिराने और पीएम मोदी को फंसाने की साजिश की थी। Who are the ones who are driving these conspiracies? अहमद पटेल, श्री अहमद पटेल, जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सीतलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है। और इसी के साथ अब बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर पटना पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। पटना पुलिस और एटीएस ने एसडीपीआई के दफ्तर में छापेमारी की है। इस दौरान मौके से तीस्ता के समर्थन में कई सबूत एटीएस के हाथ लगे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना में किस तरीके से छापेमारी की गई जब एसडीपीआई के दफ्तर में, तो ये बड़े सबूत तीस्ता से जुड़े हुए पुलिस के और एटीएस के हाथ लगे हैं। और इसी के साथ साथ पटना पुलिस और एटीएस की टीम ने पीएफआई के दफ्तर में छापेमारी भी की। शुरुआती जांच में पता चला है कि पटना में तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन में बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है और वहीं मौके से बड़ी तादाद में पोस्टर और बैनर भी बरामद हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना के सब्जीबाग इलाके में एसडीपीआई के दफ्तर में छापेमारी हुई। वहां से बड़ी तादाद में एसडीपीआई के पोस्टर, बैनर और फॉर्म बरामद हुए। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बताया गया कि आईबी से मिली खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पटना पुलिस और एटीएस की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान मौके से कई चीजें जब्त की गयी। एसडीपीआई के दफ्तर में बड़ी तादाद में तीस्ता के समर्थन में सबूत भी मिले। यहाँ मिले पोस्टर, पंपलेट पर भी तीस्ता की तस्वीर छपी मिली। अब तक की जाँच में पता चला की ये लोग पटना में तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन में बड़े प्रदर्शन की प्लानिंग कर रहे थे और इसकी तैयारी भी काफी हद तक पूरी हो चुकी थी। साथ ही ये भी पता चला कि एसडीपीआई ने 12 जुलाई को भी पीएम के कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन की तैयारी की थी। तो एसडीपीआई पर यहां पर एक्शन लिया गया है और बड़ी सफलता यहां पर पटना पुलिस को मिलती हुई, साथ साथ एटीएस ने भी एसडीपीआई के दफ्तर में बड़ा एक्शन किया। छापेमारी वहां पर की, कई सबूत मिले। जो सबूत मिले हैं वो चौंका देने वाले हैं, क्योंकि आगे के लिए कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। वहां पोस्टर मिले हैं, पैम्फलेट मिले हैं जो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएफआई पर कार्रवाई पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पटना से आरोपी मरगूब गिरफ्तार हो गया है। मरगूब के मोबाइल से इस दौरान अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं।
गजवाए हिंद से जुड़े कई सारे सबूत यहां पर हाथ लगे हुए हैं। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की खबर हम आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से आरोपी मरगूब जब गिरफ्तार हुआ है और जब उसका मोबाइल फोन पुलिस के हाथ लगा है तो कई चौंका देने वाले खुलासे और सबूत उसके मोबाइल से मिले हैं। गजवाए हिंद से जुड़े कई मैसेजेस उसके फोन में मिले हैं। तो कई मैसेजेस यहां पर सर्कुलेट हुए हैं, ये कहा जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यहां पर कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर बदल गई है। साथ ही उन्होंने रेवड़ी कल्चर और मुफ्त की राजनीति पर भी हमला किया है। तो मुफ्त की राजनीति पर यहां पर हमला किया और कहा कि उससे दूर रहें, रेवड़ी कल्चर को भी खत्म करना है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आज सौगात दी गई। उत्तर प्रदेश को कैसे दिल्ली से चित्रकूट की दूरी जो अब तक 12 से 13 घंटे की हुआ करती थी वो घटकर महज 5 से 6 घंटे की रह गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुफ्त की रेवड़ी से आप बट्टे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। अगली बड़ी खबर सैलाब के सितम से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के अमरावती में 10 मजदूरों को बचाया गया है इस दौरान। और साथ साथ बारिश का पानी बढ़ने से सैलाब में 10 मजदूर वहां पर फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अमरावती में ये बड़ा हादसा होते होते टला है जब पानी में 10 मजदूर फंस जाते हैं जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे। और तस्वीरें भी आप देखिए टॉर्च की रोशनी से किस तरीके से उनको बाकायदा यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं। अमरावती के चंदर बाजार में अचानक से एक नाले का पानी बढ़ता चला गया और इस दौरान तेज बहाव में पानी में 10 मजदूर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने वहां बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रात के अंधेरे में लोगों का जमावड़ा, पानी का तेज बहाव और उस बहाव के दोनों तरफ कुछ लोग खड़े नजर आए। ये 10 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जो पूरी तरह सफल रही। अमरावती के चंदर बाजार इलाके में नाले को पार करके कुछ मजदूर काम पर गए थे, लेकिन शाम होते होते नाले का पानी बढ़ता चला गया। नाले का पानी बढ़ जाने की वजह से 10 मजदूर फंस गए। जैसे ही इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई, मौके पर पहुंचे लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस पार से उस पार तक रस्सी को खींचा गया और कई लोग उस रस्सी के सहारे खड़े हो गए, जिसके बाद एक एक कर सभी 10 मजदूरों को नाला पार कराया गया। नाला पार करने के बाद महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। अगर वक्त रहते स्थानीय लोग मदद को आगे नहीं आते तो ये जिंदगियां काफी देर तक उस बहाव के उस पार फंसी रहती। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर में तेज बारिश की वजह से एक पुराना हनुमान मंदिर गिर गया है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से नागपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। तो नागपुर में बारिश की वजह से पुराना हनुमान मंदिर गिर गया, जो तस्वीरों में आपने देखा है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी वहां पर मच गई। 1, 2, 3, 4 और मंदिर धड़ाम।
ये तस्वीरें नागपुर जिले के इतवारी इलाके से हैं। बताया गया ये हादसा शुक्रवार की शाम को हुआ। इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से पुराना मंदिर बेहद जर्जर हो चुका था और देखते ही देखते पूरा का पूरा मंदिर भरभरा कर गिर पड़ा और मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त इस मंदिर में कोई मौजूद नहीं था। आसपास खड़े लोग भी इसकी चपेट में नहीं आए। ये हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन था। नागपुर में लगातार हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। नागपुर की तरह बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भी सामने आ रही है, जहां पर एक कार पानी में समा गई है क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान कार बेकाबू हो गई और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कार में बैठे लोगों की जान बाल बाल बच गई। बेकाबू कार नदी में जा गिरी थी। स्थानीय लोगों ने समय रहते सभी कार सवार को रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया है। बारिश की वजह से महाराष्ट्र में हालात खराब हो गए। नदियों का जलस्तर बढ़ गया तो वहीं हादसे से अफरा तफरी फैल गई। कोल्हापुर में नदी किनारे जा रही सड़क पर दौड़ रही कार अचानक से नदी में जा गिरी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जैसे ही कार नदी में गिरी वैसे ही स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। काफी देर तक कार सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद चलती रही। कुछ लोग नदी के किनारे खड़े होकर रस्सी के जरिए रेस्क्यू करते नजर आए तो कोई कार के बेहद करीब जाकर लोगों को बचाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार कार सवार दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल यह हादसा बाइक को बचाने की वजह से हुआ और कार असंतुलित होकर नदी में गिर गई। महाराष्ट्र के बाद अब आपको गुजरात के नवसारी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ से हालात कितने बेकाबू हो गए हैं। बिल्कुल लगातार वहां पर भी तेज बारिश हो रही है। नवसारी में बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब है। वहां अंबिका नदी किनारे बसा सोनवाड़ी गांव तेज बारिश की वजह से बहने और उजड़ने लगा है। तेज बारिश ने अंबिका का जलस्तर बढ़ा दिया है और कई परिवारों को बेघर कर दिया है। वहीं न्यूज 18 भी कठिन हालातों में आपदा की पल पल की जानकारी आपको दे रहा है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। नवसारी के भाटा गांव से हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। बाढ़ की विभीषिका थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कहर की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस वक्त हमें गुजरात के नवसारी जिले में इलाके का नाम है सोनवारी और यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं। अभी जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये अंबिका नदी की है। मुख्य तौर पर अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदी, इन तीनों नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। 42 फीट को जलस्तर पहुंच गया, वाटर लेवल यानी कि खतरे का निशान। तो इस खतरे के निशान ने कितना कुछ बहा दिया है और इस बाढ़ ने जो अपना विकराल रूप धारण किया उसकी क्या निशानदेही है। यहाँ पर ये खौफनाक मंजर है। दरअसल ये आप देख रहे हैं ये कटाव की तस्वीरें हैं, मिट्टी का कटाव हुआ यहाँ पर और क्योंकि नदी के किनारे कई घर हैं यहाँ पर और लगभग 5 से 6 घर यहाँ पर देखते ही देखते जमींदोज हो गए, जिसकी तस्वीर आप भयानक तस्वीर, भयावह तस्वीर आप बाढ़ की देख पा रहे हैं इस वक्त। देखिए ये कुछ दिनों पहले तक, कल से पहले तक एक अच्छा खासा घर था और अब यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। सोचिए जरा यहाँ के लोग कितने डर गए होंगे, सहम गए होंगे और आखिरकार उन्हें अपना ही आशियाना छोड़ना पड़ गया। तो गुजरात की तस्वीर आपने देखी, महाराष्ट्र की तस्वीर आपने देखी। अब आपको उत्तराखंड से खबर सुनाते हैं, जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 19 और 20 तारीख के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। तो मौसम विभाग के मुताबिक 19 और 20 जुलाई को उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में कई जगह पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में अच्छी बारिश हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे थे उत्तराखंड के चमोली में पहले बादल फटने की खबर सामने आई और एक बार फिर से उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके के लिए, कुमाऊं क्षेत्र के लिए 19 और 20 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश हो सकती है 19 और 20 जुलाई के लिए। ऐसे में एहतियातन यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट पहले ही जारी कर दिया जा चुका है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भूस्खलन भी देखने को मिल रहा है उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में। कुमाऊं मंडल के लिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 और 20 जुलाई के लिए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है, लिहाजा आप भी अपने ऐसी जगह छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे जहां लैंडस्लाइड हो सकता है।
तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को अगले 2 दिन में भारी बारिश से राहत मिल सकती है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन में उत्तर भारत के राज्यों में तेज बारिश का अनुमान जाहिर किया गया। और मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें 19 तारीख को यूपी और हिमाचल में भारी बारिश हो सकती है। 18 और 19 तारीख को किस तरीके से तेज बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में भी जारी किया गया है। और इसी के साथ साथ 17 तारीख को राजस्थान और 19 तारीख को पंजाब और हरियाणा में तेज बारिश हो सकती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब बादलों का रुख उत्तर भारत की ओर हो गया है। आपको बता दें उत्तर में बढ़ने से पहले बर्बादी के बादल महाराष्ट्र और राजस्थान में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान की ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के चंदगढ़ में कार बेकाबू होकर सैलाब में जा गिरी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कार में 2 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से गनीमत रही कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, तब जाकर कुछ राहत वहां पर मिल पाई है, इनकी जान बचा पाई है। और दूसरी तस्वीर आप नागपुर की देख रहे हैं, जहां सैलाब का इफेक्ट अब देखने को मिलने लगा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। किस तरीके से भारी बारिश के चलते लोगों को अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा है, क्योंकि कई घर जमींदोज होते हुए दिखाई दिए हैं। तो तीसरी तस्वीर आप राजस्थान के श्रीगंगानगर की देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद बीएसएफ और सेना बारिश से प्रभावित इलाकों में लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रही है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार भारी बारिश हो रही है। देश के कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं श्रीगंगानगर की भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। तो बाढ़ और बारिश से हालात कितने खराब है, तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में बाढ़ के पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद कई कच्चे मकान गिर गए हैं, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोगों को अपना ही घर छोड़ना पड़ा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राजस्थान के श्रीगंगानगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा जिला बाढ़ की चपेट में आ गया। गलियों में घुटनों तक पानी भरा नजर आया। कई कच्चे मकान गिर गए। तेज बारिश की वजह से कई मंडियों में हालात खराब हो गए। बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। हालात बिगड़ता देख लोगों ने सुरक्षित स्थान की तरफ जाना शुरू कर दिया। कोई ट्रैक्टर में सामान लाद कर जाता दिखा, तो कोई अपने हाथों से सामान खींचकर उसे बचाने की कोशिश करता दिखा। लोग अपनी जरूरत का सामान लाद कर जाते दिखे। इस पूरे इलाके में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालांकि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए धर्मशाला में व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगहों की तरफ जाते नजर आए। आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। आंध्र प्रदेश के एक जिले की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बारिश के बीच ही दुल्हन की विदाई करनी पड़ी। ये बेहद दिलचस्प तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में बाढ़ बारिश के बीच इस दुल्हन की विदाई हुई है। 7 फेरों के बाद बारात दुल्हन को लेकर नाव से वापस लौटी है। और दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां शुक्रवार भारी बारिश के बाद उफनते नाले में घर लौट रहे 10 मजदूर वहां पर फंस गए। हालांकि समय रहते सभी मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तीसरी तस्वीर हम आपको राजस्थान के जोधपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद सड़कों ने समंदर का रूप ले लिया है और लोगों के साथ साथ गाड़ियां भी वहां पर पानी में तैरती हुई नजर आई। और चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश की आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश के बाद नदियां इस तरह उफान पर हैं कि अब नदियों का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से जन सैलाब देखने को यहां पर मिल रहा है। लगातार प्रकृति की मार पड़ रही है। वहीं बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली हादसे में कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली के अलीपुर में हुए हादसे में 2 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। इसके बाद वहीं जमीन मालिक की तलाश की जा रही है। इस मामले में अब लैंड यूज की भी जांच शुरू कर दी गई है। तो दिल्ली के अलीपुर में हुए हादसे के बाद पुलिस लगातार एक्शन में आ गई है। पुलिस ने साइट सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जमीन का मालिक शक्ति सिंह अभी भी फरार है। दिल्ली के अलीपुर में हुए हादसे में अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर सिकंदर दास और साइट सुपरवाइजर सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया और अब दिल्ली पुलिस की टीम जमीन के मालिक शक्ति सिंह की तलाश में जुट गई। वहीं अधिकारियों की तरफ से लैंड यूज की जांच की भी बात कही गई है। अगर यहाँ पे अभी ये माजरा सीधे सीधे रेवेन्यू का नहीं रह गया है। अच्छा। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, तो ये कई सारी एजेंसियां जब इस पे इनपुट आ जाएगा, अभी मेरी बात सुन ले,
हम आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी हमारे पास कुछ भी बताने के लिए नहीं। प्रशासन की तरफ से हादसे की जांच कराने की बात कही गई, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये हादसा भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। ये मोटा कारण है भ्रष्टाचार का, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार के यहाँ एक ईंट नहीं लगा सकते आप, कोई गलत काम नहीं करते। यहाँ गोदाम बने जा रहे हैं और आए दिन बने जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हर एरिया में गोदाम बने रहे। दिल्ली के अलीपुर में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिर गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और इसी के साथ बड़ी खबर अब लखनऊ से भी सामने आ रही है। हाल ही में वहां पर लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ है, लेकिन तब से लगातार वो खबरों में है। आपको बता दें, कुछ हिंदूवादी संगठन दरअसल वहां पर पहुंच गए थे और इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन किया। वो मॉल के अंदर सुंदरकांड पढ़ने आए थे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को मॉल के अंदर जाने से रोक दिया। तो वहीं सड़क पर ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, जिसके बाद कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। लखनऊ के लुलु मॉल में हिंदूवादी संगठन के लोग सुंदरकांड पढ़ने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान हिंदूवादी संगठन के लोगों की पुलिस से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ के लुलु मॉल के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। ये लोग मॉल के अंदर सुंदरकांड पढ़ने आए थे, जिसका ऐलान पहले से ही किया गया था। लुलु मॉल के बाहर पहले से ही पुलिस फोर्स मौजूद थी। पुलिस ने इनको लुलु मॉल के अंदर नहीं जाने दिया, तो लोगों ने सड़क पर खड़े होकर ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गई। लुलु मॉल पर हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर सुंदरकांड पढ़ने के लिए आए और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसके पास आते ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या कहना चाहते हैं? यही दोनों के लिए। किस संगठन से हो? हम राष्ट्रीय बजरंग दल प्रवीण भाई तोगड़िया जी के संगठन से। बजरंग दल के हैं ये सब, जैसे ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की तस्वीर सामने आने के बाद से ही हिंदूवादी संगठन की तरफ से मॉल में सुंदरकांड पढ़ने का ऐलान किया गया था, जबकि मॉल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा था कि तस्वीर सामने आने के बाद वो अलर्ट पर है और किसी को मॉल में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है। और अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की, क्योंकि लगातार वहां पर राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है और इस बीच जो खाने पीने के सामान की किल्लत तो थी ही, अब पेट्रोल की किल्लत भी वहां पर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर श्रीलंका के कई देशों से मदद की गुहार लगाई है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अभी तक सिर्फ भारत की तरफ से उसे मदद मिली है, जबकि अन्य देशों से बातचीत लगातार जारी है। श्रीलंका रूस से भी पेट्रोल को लेकर बातचीत कर रहा है। तो श्रीलंका में we have made requests to different countries. We have made requests to India. We have made requests to every friendly nation. So any country that comes to help us, we appreciate that. Right now, the Indian government is the only country that has provided us with a credit line, and of course, we are in discussion with the Russian government as well. तो लगातार आर्थिक संकट यहाँ पर झेल रहा है श्रीलंका और जल रहा है एक तरीके से। कभी सोने की नगरी उसको कहा जाता था, लेकिन अभी पूरी तरीके से हालात वहां पर संभल नहीं पाए हैं। तो राष्ट्रपति गोटाबाया ने इस्तीफा भले ही दे दिया है, लेकिन श्रीलंका की जनता दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। वहीं प्रदर्शन की आशंका अभी भी लगातार बनी हुई है, लिहाजा संसद भवन के आसपास जबरदस्त सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यहाँ सुरक्षा बलों की कड़ी घेराबंदी कर दी गई है। इन सब के बीच आज सुबह श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के स्पीकर से मुलाकात की है और श्रीलंका के लिए भारत ने संदेश दिया है कि भारत श्रीलंका को लोकतंत्र, स्थायित्व और आर्थिक रिकवरी में मदद देगा। और इस मुश्किल की घड़ी में श्रीलंका में रोजमर्रा का जीवन पटरी पर लौट सके, इसके लिए श्रीलंका में बड़ा फैसला लिया गया है। तो श्रीलंका की स्थिति हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर आर्थिक संकट देखने को मिला है। 70 दशक से भी बुरे दौर में इस वक्त श्रीलंका गुजर रहा है और ऐसे में पेट्रोल की किल्लत वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। तो पेट्रोल की कीमतें एक तरफ जहां आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों को घंटों कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं न्यूज 18 की टीम जब पेट्रोल पंप पर पहुंची तो वहां पर 5 से 6 किलोमीटर की लंबी कतार देखने को मिली। लोगों का ये कहना है कि उन्हें पेट्रोल भरवाने के लिए 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए।
श्रीलंका में लगातार आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, लेकिन ऐसे में समझिए कि यहाँ पर पेट्रोल के लिए लोगों को 4-4 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये पेट्रोल पंप की तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। देखिए पेट्रोल की अगर आप अभी फिलहाल रेट की बात करेंगे तो देखिए पेट्रोल जो है का रेट जो है वो किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 500 रुपए पर लीटर यहाँ पर यानी कि पेट्रोल का दाम है। इतना ही नहीं, लोग यहाँ पर परेशान इसीलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। बहुत सारे क्योंकि लोग भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप जिस तरीके से देख सकते हैं, एक बार 360 एंगल से जरा तस्वीरें दिखाई। देखिए आसपास जो है सिक्योरिटी जो है वो समझिए ये कोई ना तो पुलिस चौकी है, ये एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर लोगों को ऑपरेट कर रही है और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि देखिए लाइन में लगे रहिए। मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए ये पेट्रोल पंप के बाहर की तस्वीर है कि आखिर किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है काफी दिनों से जो है खड़े हुए हैं ताकि उनको जो है पेट्रोल मिल जाए, चाहे बाइक वाले हों, चाहे गाड़ी वाले हों, ट्रक वाले हों। देखिए अलग अलग लाइन्स जो है लगाई गई हैं पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है 5 दिनों से अगर ये शख्स जो है इंतजार कर रहा है कि उसको जो है पेट्रोल मिल जाए, तो आप ऐसे में समझिए क्योंकि किसी भी देश की जो है अर्थव्यवस्था बहुत सारी चीजों में टिकी होती है, जिसमें सबसे ऊपर जो है पेट्रोल आता है, डीजल आता है, खाने पीने की चीजें आती हैं, दवाइयाँ आती हैं और वो सब चीजें जो है वो अब लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो अब आगे श्रीलंका की स्थिति किस तरीके से बनेगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। तो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, जिसको लेकर कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। अब इसको लेकर मौजूदा राष्ट्रपति यानी कि अंतरिम राष्ट्रपति ने नई टीम गठित की है। तो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ भड़के आक्रोश से बेपटरी हो चुकी है। कानून व्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए पूरी नई टीम बनाई गई है। श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने यह बड़ा फैसला लिया है। आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना तो पेट्रोल है। उसकी एक बानगी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप दरअसल देख रहे हैं, ये लंबी लंबी कतारें जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये पेट्रोल के लिए लंबी कतारें हैं। करीबन पीछे 4 किलोमीटर की लंबी कतार हम देख चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको ये पेट्रोल पंप की कतार दिखाने जा रही हूँ, जहाँ पर देखिए लोग जो है इन गाड़ियों में जो है आराम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 3-3, 4-4 दिनों बाद नंबर आता है इन गाड़ियों का, और पिछले 4 दिनों से गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल नहीं है। और यही वजह है कि देखिए कोशिश लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है कि किसी भी तरीके से पेट्रोल मिल जाए। अब आप ऐसे में समझिए कि अगर जरूरत किसी तरीके की आन पड़े, कोई इमरजेंसी आन पड़े, तो ऐसे में जो है लोग कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, क्योंकि ना तो पेट्रोल है, हॉस्पिटल जाने के लिए पेट्रोल नहीं है, अगर किसी दुकान पर जाना है तो उसके लिए पेट्रोल नहीं है। और यही वजह कि देखिए इन गाड़ियों के अंदर की अगर आप तस्वीर देखेंगे, गाड़ियों में लोग जो है वो बैठे हुए हैं और कई दिनों से जो है वो लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें डीजल या पेट्रोल जो है वो उनकी गाड़ियों में मिल जाए। लेकिन ये देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये काफ़ी लंबी कतारें जो है करीबन 2 से 3 किलोमीटर तक की लंबी कतारें। लेकिन अब जब रानिल विक्रमसिंघे ने पद संभाल लिया है, तो अब ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति वो हैं, तो अब ऐसे में क्या श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी तरफ से आगे क्या कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। हालांकि क्योंकि आज जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ तो ये कहा गया कि आने वाले 20 तारीख को जो हो सकता है कि चुनाव कराए जाए अगर जरूरत पड़ती है तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। देखिए एक लंबी कतार, कई मिनट से हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लंबी कतार आपको साफ तौर पर नजर आ रही है, जो इस बताने के लिए काफी है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके से चरमरा रही है। हालांकि बाकी देश आगे आकर, खासकर भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो लगातार आगे आकर ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से अपने दोस्त, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद जो है की जा सके। तो ये हालात आपने देखे किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं कि पेट्रोल के लिए लंबी कतार में लगना पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच कानून व्यवस्था भी बिगड़ी है, जिसको लेकर नई टीम गठित की गई है। और साथ साथ श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ भड़के आक्रोश से बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए पूरी नई टीम बना दी गई है। श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने यह बड़ा फैसला लिया है और ये नई टीम गठित की है जो कानून व्यवस्था को लेकर उनको रिपोर्ट देगी। श्रीलंका संसद में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक से पहले सदन में पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा भी बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ में उस इस्तीफे में उनके द्वारा लिखी गई सफाई भी पढ़ी गई कि कैसे उन्होंने लिखा कि देश के बुरे हालातों से निपटने के लिए पूरी तरीके से कोशिश उन्होंने की। लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से श्रीलंका के हालात यहाँ पर बिगड़े हुए हैं। गोटाबाया ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उसको पढ़ा गया, अपनी सफाई उनकी ओर से वहां पर दी गई, पूरी क्षमता से मातृभूमि की सेवा की है, ये उन्होंने कहा। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की ओर से ये इस्तीफा सौंपा गया और संसद में जब ये इस्तीफा पढ़ा गया तो उस दौरान जो लिखा था उसमें सफाई दी गई गोटाबाया राजपक्षे की ओर से, वो यही कि पूरी कोशिश की गई। तो लगातार श्रीलंका में हालात
संभालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा यहाँ पर अब भी शांत नहीं हुआ है। बकायदा टेंट बनाकर अब उनकी ओर से सड़कों को घेर लिया गया है। राष्ट्रपति भवन के आसपास टेंट लगाए हुए इन प्रदर्शनकारियों ने और मांग कर रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे के बाद अब कार्यवाहक राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे दें। और इस बीच न्यूज़ 18 इन टेंट में पहुंचा और वहां रह रहे लोगों से बातचीत भी की है। देखिए जो टेंट आप देख पा रहे हैं, दरअसल यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है। वही राष्ट्रपति भवन जहाँ पर ये प्रदर्शनकारी घुसे थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जो है जाहिर की थी। लेकिन इन सबके बीच में देखिए कि आखिर किस तरीके से धूप में, कड़कती हुई धूप यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ डटे हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए अब क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे जो है उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है, तो अब ऐसे में जो है वो चाहते हैं कि रानिल विक्रमसिंघे का भी इस्तीफा हो। लेकिन जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि आज जो है पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ था जिसमें ये जानकारी है कि देखिए आने वाले 20 तारीख को अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव हो सकता है। लेकिन देखिए मैं आपको इन टेंट्स के अंदर के हालात जो है एक बार जरूर दिखाना चाहूंगी कि आखिर इन टेंट्स के अंदर जो है किस तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन किस तरीके से देखिए, ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर पंखा है, तो ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना जो है इन लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको एक बार तस्वीर जरूर दिखा देना चाह रही हूँ। देखिए किस तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा दिन यहाँ पर काटना है, तो ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर सर्वाइव करना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि भरी गर्मी, अभी समझिए कि 32 डिग्री टेम्परेचर के बीच में किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है बिना पंखे के यहाँ पर रह रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों के लिए खाने की किल्लत यहाँ पर है। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने गाजा पर रॉकेट से हमला किया है। खबर है कि इजरायली क्षेत्र में हमले की सूचना मिलने के बाद इजराइल ने गाजा पर हमला किया। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं सीधे इजराइल के गाजा से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल के गाजा में आपको सूचना दे रहे हैं कि वहां पर बड़ा हमला हुआ है। गाजा के आसमान में चमकती रोशनी की तस्वीर किसी सितारे की नहीं, बल्कि इजराइल के हवाई हमले के बाद है। इजराइल ने गाजा पर एक के बाद एक रॉकेट से कई हमले किए, जिससे पूरा गाजा शहर दहल उठा। इजराइल की तरफ से रात के अंधेरे में गाजा शहर पर एयर स्ट्राइक की गई। रात के अंधेरे में कई रॉकेट दागे गए। अभी तक इस हमले में मौतों और नुकसान की पुष्टि नहीं हो पाई है, हालांकि कई इमारतों के नुकसान पहुंचने की खबर आई। हमास की तरफ से इजरायली इलाकों में रॉकेट से हमले की सूचना मिलने के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। गाजा पर इजरायली हमले की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी गाजा कई बार इजराइल का निशाना बनता आया है। गाजा 3 दिशा से घिरे रहने की वजह से इजराइल का सबसे आसान टारगेट रहता है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना पीएफआई मामले में एक और गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। लखनऊ से वकील की गिरफ्तारी हुई है। नूरुद्दीन जुंगी नाम है। पटना पुलिस की स्पेशल टीम और एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पटना पीएफआई में हमले में लगातार एटीएस की ओर से दबिश दी जा रही है और अब ये तार लखनऊ तक पहुंच गए। तो किस तरीके से एक एक गुत्थी यहाँ पर सुलझाई जा रही है और बड़ी गिरफ्तारी लखनऊ से भी अब कर ली है पटना पुलिस ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एक वकील की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। चंद्रमोहन, और क्या शुरुआती डिटेल्स आ रही है? बिल्कुल, देखिए नूरुद्दीन जुंगी जो एफआईआर दर्ज हुआ था 26 लोगों के खिलाफ, उसमें ये 19वें आरोपी हैं और 8 टीम बनाई गई है। पुलिस की स्पेशल और साथ ही एटीएस की टीम भी मौजूद है। तो आज एक टीम पहुंची थी लखनऊ, जहां पर नूरुद्दीन जुंगी को गिरफ्तार किया गया है और वहां से उनको अब पटना लाया जाएगा। और इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद यह खुलासा हो पाएगा कि किस तरह से जो पीएफआई के सदस्य थे, जो लोग थे, उनको ये मदद करते थे। जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें साफ तौर पर इनके ऊपर पीएफआई के सदस्यों को मदद करने का आरोप है और उसी को लेकर आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। और पीएफआई के मामले में अब तक आप देख रहे थे कि किस तरीके से पटना में गिरफ्तारी हुई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से दानिश ने कबूल भी ये किया कि वो कैसे पाकिस्तान के एक व्यक्ति के संपर्क में था और लगातार चैट किए जा रहे थे कि 2047 तक जिहाद फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, पटना में अब तक हम देख रहे थे कि एटीएस दबिश दे रहा है, लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात है कि पटना से लेकर लखनऊ तक ये लोग सक्रिय हैं।
बिल्कुल, देखिए जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अतहर परवेज और साथी जलालुद्दीन की, उनसे जो पूछताछ हुई थी उसके बाद 26 लोगों का नाम सामने आया था और उन 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था और 8 टीम, पुलिस की जो स्पेशल टीम है और ATS की टीम साथ में काम कर रही है, ये बनाया गया था। और ये टीम बिहार के अन्य हिस्सों में, बिहार के अन्य जिलों में, पटना सहित और साथ ही बिहार के बाहर भी ये लगातार जिनका नाम सामने आ रहा है उनके पास पहुंच रही है, पूछताछ कर रही है और उसके बाद अगर उनकी संलिप्तता पाई जा रही है तो उनको गिरफ्तार कर फिर पटना लाया जा रहा है। तो अब तक कुल 5 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। निश्चित तौर पर किस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसमें गिरफ्तारी हो रही है और कबूलनामा सामने आ रहा है, वैसे वैसे तार और बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो अब बात यूक्रेन की भी कर लेते हैं, क्योंकि लगातार रूस यूक्रेन की जंग अब भी चल रही है और ऐसे में किस तरीके से शहर शहर तबाह हो रहे हैं यूक्रेन की, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइली हमले किए हैं। 10 मिसाइलों से हमले में इमारत पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है और राहत और बचाव की टीमें भी वहां पर जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार जुटी हुई हैं। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। जहां नजर गई वहां मलबा, मौत और मातम नजर आया। तबाही की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस युद्ध ने यूक्रेन के लोगों का सब कुछ छीन लिया। रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। आसमान से मिसाइल कहर बनकर टूटी। ये तस्वीरें यूक्रेन के मिकोलाइव से आई, जहां एक नहीं बल्कि 10 धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। मिसाइलों से हुए हमले के बाद रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई। हालांकि रेस्क्यू टीम हमले के बाद चारों तरफ फैली आग को बुझाती नजर आई। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि रूसी सैनिकों ने विश्वविद्यालय को निशाना बनाया। मिसाइल हमले में कॉलेज की इमारत को तबाह कर दिया।